Welcome back to our program Diplomatic Economy with our valuable guests अहमद शनाई साहब, ज़फ़र साहब एंड डॉक्टर सलमान शाह साहब, तीनों एक बड़े रिनाउंड नेम है। सर ज़फ़र, आपने दो क्वेश्चन बड़े अच्छे रेस किए थे। एक आपने क्रिप्टो पे बात की थी कि क्रिप्टो को रेगुलराइज करना, तो डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैव एनी फार्मूला? इस पर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। किसी जगह पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है इट्स लाइक $280 बिलियन, कुछ का मतलब दिस आर ऑल स्पेकुलेशन, कुछ चीज़ अभी तक सामने आई तो नहीं है। एक मैं इस सिलसिले में आपकी राय लूँगा। दूसरा, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे एक बड़ी ख़ास बात की कि ये 50,000 से 170,000 प्लस तो हो गई है, लेकिन इसके मेंबर्स की तादाद वैसे नहीं बढ़ी जैसे बढ़नी चाहिए थी। एम आई राइट विद माय क्वेश्चंस? मुझे इनका आपसे थोड़ा सा ब्रीफ सा एक चाहिए। देखिए जनाब, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स की जहाँ तक बात है वो तो अहमद भाई ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेंबर्स की तादाद बढ़ने का कोई इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम डिजिटलाइज हो गया है। घर बैठ के हो जाता है, ऑन आपके मोबाइल पे हो जाता है। तो उसमें तो कोई ऐसी मेरे ख्याल से कोई इतनी बात नजर नहीं आती। और अगर कोई बनना भी चाहता है तो वो सब एजेंट एजेंट जो भी, अहमद भाई को ज्यादा इस बारे में, क्योंकि डायरेक्टर भी है चलिए ये माशाल्लाह क्वेश्चन और हम बहुत अहमद साहब की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, बट क्रिप्टो जो आपने हाईलाइट किया था दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। और ठीक है, उसको आसान होना चाहिए, रिस्क उसका कम से कम होना चाहिए। और हमने ये देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने 2-3 साल में जो परफॉर्म किया है, जो पहले सीसा होता था ना, एकदम से मार्केट नीचे एकदम से ऊपर, वो अब सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। अगर वो बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और अगर कम हो रहा है तो ग्रेजुअली किसी, यानी कि अब वहां पे मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन नजर नहीं आती इतनी। इन लोगों ने उसके कंट्रोल्स अच्छे किए हैं ओवरऑल। और उसके साथ साथ एसईसीपी और दीगर इदारे वो भी लगता है कि एक्टिव हैं। और मैं बात करूंगा क्रिप्टो की, जो आपने बात की, तो अभी हमारी मुलाकात हुई थी मिनिस्टर जो है, वो थोड़े से मुझको पॉजिटिव भी नजर आए और थोड़े से डिसहार्ट भी नजर आए, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो भी सारे मामलात हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट है। और हम उनको बिल्कुल आज़ाद भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब इस वक्त जो हमारे यहाँ 30-35 साल के, 40 साल के जो लोग हैं, जिन्होंने किसी जमाने में जो बिटकॉइन खरीदे थे, क्योंकि पहली जो रिकॉर्डेड डील है बिटकॉइन की, कि 2 पिज़्ज़े बिके थे 10,000 बिटकॉइन के। वैसे तो लोग 60-70 हज़ार की भी बात करते हैं। तो इस वक्त 20 से 25 मिलियन लोग ये क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 बिलियन डॉलर की हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती है सालाना। तो ये भी ना हो कि हमारी जो अवाम है या कौम है वो उसके ऊपर जुए पे ही लग जाए, बाइंग सेलिंग पे लग जाए, पैसे हमारे निकल जाए, क्योंकि हमारी छोटी इकोनॉमी है, हमारे रिजर्व बहुत छोटे हैं। सर तो सर ये जफर भी साहब, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब, बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे थोड़ी सी राय लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। डॉक्टर साहब, आई डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिस बजट विल बी फॉर 17.1 ट्रिलियन रुपीस मोर, जिसका मतलब है कि लास्ट ईयर के बजट से इसे तकरीबन जो है को 15-20% ऊपर किया जा रहा है। तो वेयर द गवर्नमेंट विल गैदर दीज रिसोर्सेज के उन्होंने इतनी बड़ी जो प्रोडिक्शन दी है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन बात यह है कि हुकूमत की एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। और बजट के दो हिस्से हैं, एक तरफ तो रेवेन्यू है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके ऊपर फोकस नहीं है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और हुकूमत अपना दायरा जो है वो बढ़ाती चली जा रही है, हर चीज़ में दखल अंदाजी करती है। और पाकिस्तान की मार्केट इकॉनमी को तो तकरीबन उसने ख़त्म कर दिया। और सारा जो पॉलिसीज़ हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स, फॉर द गवर्नमेंट। और अवाम के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या जॉब्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आती।
تو پچھلے چند بجٹس اگر آپ اٹھا لیں تو ہر سال تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہی وہ ہوتے ہیں، اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ 15-20% بڑھا کے وہی پرانا کام چل جاتا ہے. بجٹ تقریر میں بڑی باتیں ہوتی ہیں ریفارمز کی، بٹ ایکچوئل پریکٹس میں کوئی ریفارم نظر نہیں آتی. ڈاکٹر سلمان شاہ سو آئی تھنک صاحب سب سے میں پہلی بات جو ایک ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب خاصا ٹائم گزر گیا ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے، اور یہ 25واں IMF پروگرام ہے اور ہم ریفارم کھیلتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے تحت جو منسٹریز پروونشل گورنمنٹس کو جانی چاہیے تھی وہ فائنلی انہیں بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی. شاہ صاحب کم از کم میں سات ایک سات کوشچن آٹھ اگر آپ اجازت منسٹریز دیں، ایسی ہیں اگر جو ایک آپ کو اگر آپ پروونشل گورنمنٹس کو دینی چاہیے، سر اور اجازت ان دیں تو کا ایک چیز، اخراجات بھی وہی کر رہے ہیں، اور اب فیڈرل گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کم کرے، اور اسی طرح پروونشل گورنمنٹس کو بھی اپنا جو ہے اسٹریم لائن کرنا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر دھیان دینا چاہیے. جہاں پہ اصل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ ریسورسز پہنچیں اور بیچ میں ضائع نہ ہوں یا بیچ میں اس کو چوری نہ کیا جائے. سر تو یہ شاہ صاحب میری اجازت نظر دیجئے میں تو مجھے، یہ بجٹ کے میں اوپر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ جو فگر آئی ہے کہ 17.1 ٹریلین ڈالر کا بجٹ، پھر انکم جو شو کی گئی ہے 15.26 ٹریلین، اور اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ 8% کے قریب، وہ 8% ڈیفینیٹلی بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ پھر کسی نہ کسی جگہ سے بوروئنگ ہوگی. تو اس گیپ کو ہم کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایک ایکول پلیٹ فارم پہ آ جائے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے اس ایکول پوائنٹ پہ آنا تھا تو پیچھے کوئی ایکٹیویٹی بھی تو چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ سڈنلی بجٹ والے دن آپ سارے کام کر لیں گے اور وہ آپ نے جو کٹ لگانے ہیں وہ لگا لیں گے. وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ آپ کو بڑا تھرو آؤٹ دا ایئر کام کرنا پڑتا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ آپ ایکسپینڈیچر کٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو 17 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو مجھے بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ لگتا ہے. پچھلے سال کا اگر آپ بجٹ دیکھیں جس میں پروونشل بجٹس کو بھی ملائیں تو وہ تو تقریباً 28,000 ارب کا تھا، تو اس سال تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. سو آئی تھنک کہ بجٹ کے اوپر ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. اٹ ول بی مور آف دا سیم، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے ریفارمز کی طرف قدم اٹھتا نظر نہیں آیا. صحیح. سر مجھے اب کوشچن، سر احمد چنائے صاحب، سر آپ کا تعلق چونکہ ایک بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتے ہیں، تو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ ہمیشہ اکانومی کی ایک بڑی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، ایک بات کی جاتی ہے. سر جب بھی بینکس فائنینس کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ والے ہیں وہ بہت بڑا ایک حصہ لے گئے ہیں، پھر گورنمنٹ کی بوروئنگ ہو جاتی ہے مختلف پروجیکٹس میں، تو وہ بینکس کے پاس جو ایک بجٹ ہوتا ہے جو انہوں نے دینا ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے، اسمال سکیل لارج سکیل کے لیے، وہ ایس ایم ایز کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بجٹ کا 5% 10% بھی نہیں مل پایا، جس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹری جو کہ ہماری ایک بیسک کاٹیج انڈسٹری جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 لوگوں سے لے کے 20-30-40-50 لوگوں تک ہے، ان تک وہ نہ بینک کی طرف سے فائنینسنگ پہنچ سکتی ہے، نہ وہ اس طریقے سے گرو کر رہی ہیں. اگر آپ لاسٹ ایئر کا بھی ڈیٹا دیکھیں تو ایس ایم ایز کی گروتھ بہت ہی لو سٹینڈرڈز پہ تھی. تو اس کے بارے میں آپ کچھ چیمبر کے حوالے سے یا فیڈریشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، آپ نے ایس ایم ایز کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایم ایز کا گزارا اب پاکستان میں نہیں ہے. یہاں یا تو بڑی انڈسٹری لگ سکتی ہے یا پھر ٹریڈنگ اور دوسری ڈیٹ سیکورٹیز کا کام ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایس ایم ایز کا جو کلچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سارے جتن کر لیے گئے ہیں اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے. یہاں آپ بینکس کی بات کرتے ہیں، بینکس ان کو بجٹ کی پروویژن تو چھوڑیں، ویسے لون دینے کو تیار نہیں ہے. جب ان سے لون کے لیے کہا جاتا ہے، ان سے ایل سیز کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، ان سے گارنٹیز کے لیے کہا جاتا ہے 100% کیش مارجن پہ گارنٹیز، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پراپرٹی لاؤ، کوئی فلاں لاؤ، کوئی فلاں لاؤ، اور اس پہ بھی 50-100 قسم کی جو ہے وہ بخیرے نکالتے ہیں کہ اس میں یہ بھی چیز لے کر آئے،
तो वो भी लेकर आए। मैं समझता हूँ कि वो इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि ये बड़ी इंडस्ट्रीज को तो का तो उनको एक कल्चर बना हुआ है, लामहला उनको उनको फंडिंग करनी है। लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, उनको बैंक्स की फंडिंग जीरो हो चुकी है, और सेंट पे जीरो हो चुकी है कि नया कोई अगर लोन लेने जाता है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और साल साल लग जाता है उनके साथ सारे अप्रूवल्स के लिए, सारे उसके लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है हमारी बैंकिंग सेक्टर की जानिब से हमारे छोटे कंज्यूमर्स को। और छोटे कंज्यूमर्स ही जो है वो बड़ी इंडस्ट्री को चलाते हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का काम है वो काम करके ये हाई टेक इंडस्ट्रीज को देती हैं, और हाई टेक इंडस्ट्रीज फिर उसको जो है वो अपनी प्रोडक्शन में लाकर उसको जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाकर अपनी प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे शुगर हो, चाहे वीट हो, बहुत सारी चीजें इसमें। तो हम अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको खत्म करने की बात करेंगे, तो जो फीडिंग वो है मैं समझता हूँ बेसिक फीडिंग टूल है एसएमईज की शक्ल में हाई एंड इंडस्ट्रीज को, ये सारा खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो याद रखिएगा कि वो जो हाई एंड इंडस्ट्रीज हैं वो भी वायबल नहीं होगी, चल नहीं पाएंगी, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस पे सोचना चाहिए। बैंकों को जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो लिबरल करनी चाहिए, और उस लिबरल पोजीशन की वजह से ही जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। एसएमईज का कल्चर पाकिस्तान में था, इसलिए हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज चल गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से चलती है। कुछ अरसे तक तो आप चला लेंगे उन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, मगर एज यू प्रोग्रेस और उनकी फीडिंग खत्म हो जाएगी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज की जानिब से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकती। सर तो अहमद खुदारा चौनाई साहब, जी बिल्कुल, हमारे लोग आपका वर्डिक्ट हमारे लोग जो जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूँ खुदारा जो हमारे लोग इसको देख रहे हैं, इस बात को अपनी घुट्टी में बना लें कि बैंकिंग इंडस्ट्री को इन स्मॉल और मीडियम से स्केल इंडस्ट्रीज की जानिब थोड़ा लीलियंसी रखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें मुकम्मल करने के काबिल नहीं होते, लेकिन जब बेसिक इंडस्ट्री की सारी पूरी मॉर्गेज उनके पास आ जाती है, पूरी एंगेजमेंट उनके पास आ जाती है, तो फिर उनको उस ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल पे जाना चाहिए, जब वो काउंटर गारंटीज, पर्सनल गारंटी सब ले लेते हैं। इसके बाद भी अगर वो इतना डिले करते हैं, वक्त पर जो है ना लोन देते हैं, ना पूरा लोन देते हैं, और उन इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रॉस्पर नहीं करने देते, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इंडस्ट्री जो है जो रही सही चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। सर अहमद साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब सर ज़फ़र साहब बड़े तफसील से बताया अहमद चौनाई साहब ने। एक और सेगमेंट है सर हमारी इंडस्ट्री का, और वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि एक बड़ा प्रपोज किया गया था कि अंडर द सी पैक वी हैव टू active some special economic zones in all over Pakistan, and but what I see, like so far there are only 2, 3, 4 special economic zones which I feel that really have been activated. That means still there is a lot to do on the back end. Do you feel that the special economic zone is one power that can really clinch Pakistan out of this problem? बात यह है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने चाहिए, और इससे फैसिलिटेशन भी बढ़ती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। लेकिन हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि अगर हमारे यहाँ ईपीजेड बना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो जो हमारे सिस्टम्स हैं, या सिस्टम तो वीक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो करप्शन है वो हमें देखना होगा कि उसका मिसयूज ना हो जाए, वो रॉ मटेरियल निकल के यहीं ना बिके। तो हमारी जो ये बड़ी सर इंडस्ट्री फाटा फाटा में वैसे ऐसे हुआ भी है। फाटा फाटा को लेके तो एक बहुत इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी ने जन्म भी लिया हुआ है कि वो चीज़ें जो वहाँ पे आती हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान की ओपन मार्केट में ड्रेन हो जाती हैं। जी बिल्कुल यही बात है, और इसी वजह से हमारी खास तौर पे जो कॉटेजेस इंडस्ट्री और जो एसएमईज हैं वो नहीं चल पाई, क्योंकि वो जब जो जोन्स होते हैं, फ्री जोन, ड्यूटी फ्री, उसकी जो चीज़ें लीकेज होकर बाहर आती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है, तो उसको भी देखना होगा। लेकिन पूरी दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर कोई फ्लॉ ना हो और वो चीज़ें आके मार्केट में ना बिके, वो वैल्यू एडेड होके
एक्सपोर्ट हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। टैक्सेस के हवाले से मैं एक बात करना चाहूंगा कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। जो इस वक्त फेडरल और प्रोविंशियल महकमे अगर हम मिला लें टाउन लेवल पे यूनियन लेवल पे, तकरीबन 150 के करीब महकमे बन रहे हैं, वफाकी सूबाई और टाउन्स के मिला के। तो जैसे अहमद भाई ने कहा कि जो इतने सारे टैक्सेस के साथ काम करना, और फिर ये तो इस मुल्क में जहाज से कम नहीं है, और यही वजह है कि लोग टैक्स नेट से निकलते जा रहे हैं। और फाइलर और नॉन फाइलर वाली जो बात है, वो लोग नॉन फाइलर बनना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा टैक्स, थोड़ा टैक्स बढ़ती देख के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो जहां तक बात हो रही थी भी, आपने कहा कि 5.9 मिलियन टैक्स पेयर हैं, तो मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा। एक्चुअली जो टैक्स पेयर है वो 3 मिलियन है। जी बिल्कुल। बाकी 2.9 या 3 मिलियन जो है वो लोग हैं जो अपना रेट कम करने के लिए या एप्लीकेबल होने के लिए वो उसमें चले जाते हैं। तो टैक्स पेयर बढ़ाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अगर हम शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर को ही टैक्स नंबर तस्वर कर लें तो वो सबसे बेहतर है। और अगर गवर्नमेंट की विल हो टैक्स लेने की सबसे, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास नादरा का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, वन क्लिक आप उस पर डालें उस आदमी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, ट्रैवलिंग की और उसकी जो जो भी प्रॉपर्टीज की, हर चीज की। तो मैंने जैसे पहले कहा कि गवर्नमेंट टैक्स लेना नहीं चाहती, गवर्नमेंट टैक्स छीनना चाहती है। तो टैक्स बेस, टैक्स रेट कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, तब बात बनेगी। अब जो आने वाला बजट है, अब ये बजट ना सिर्फ IMF का बजट होना चाहिए, ना गवर्नमेंट का, ना सरकारी लोगों का बजट होना चाहिए। गो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त, हम सर माशी तौर सर पे। जफर, चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आई हैव टू गो टू डॉक्टर सलमान शाह, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात को इंडोर्स करना चाहता हूँ। आपने तो खाली ID कार्ड का जिक्र किया है, मैं अपने फोरम पे इसका जिक्र करता हूँ कि जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने 2.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने पासपोर्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर बिजनेसमैन लिखवाया हुआ है, क्या हमारे इदारों ने कभी उसकी वेरिफिकेशन की है कि इज ही अ टैक्स पेयर और नॉट? क्या उसके ने कोई टैक्स रिटर्न फाइल की है? डाटा तो मौजूद है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की विल चाहिए। मुझे सर सलमान शाह साहब की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो बजट प्रपोज किया जा रहा है, इसमें जब मैं बारीकी से देखने की कोशिश की तो मुझे पता चलता है कि हेल्थ के लिए ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल बजट एक मुख्तस किया गया है, जबकि दुनिया में आपको पता है कि इसकी एक बड़ी अच्छी रेशियो है हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन पे अगर बात करें तो दैट इज़ नॉट इवन 1%, 0.8%। तो ये 0.8%, ये चले 1% भी कर रहे हैं। अगर 1% एंड 1% के साथ आपको लगता है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखें, एक तो ये है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का बजट तो जाहिर है कि कम होगा, बट अगर आप प्रोविंसेस का बजट मिलाएंगे तो ये 1% से मेरा ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा है। बट आई एग्री विद यू कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कुछ खर्च नहीं कर रहे ज़्यादा। जो पहले आपकी डिस्कशन भी हुई है, बहुत ज़्यादा जो बैंक क्रेडिट है वो तो हुकूमत के पास जा रहा है। हुकूमत क्राउडिंग आउट इफेक्ट है कि बिजनेस को और स्मॉल बिजनेस को बिल्कुल केटर ही नहीं करते, क्योंकि बैंक्स बड़े खुश हैं, उनको बहुत प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं जितने उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाए, और इकॉनमी आपने देखा कि स्टैंड स्टिल पे रही। सो द टोटल निज़ाम जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी एक तो ये है कि आप बात स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी कर रहे थे। देखें क्या ज़रूरत है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। आपने इतना निज़ाम गलत बनाया हुआ है जिसमें प्रोटेक्शन जो है वो आसमान पे है। सबसे ज़्यादा टैरिफ्स जो है पाकिस्तान में है। इस खत्ते में आपकी इकॉनमी इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सो कंपटीशन भी नहीं है। हुकूमत के साथ आप कोई मामला सेट कर लें तो शायद आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन जैसे चौनॉय साहब ने कहा कि SMEs तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो अब निज़ाम को चेंज करने का वक्त है। ये जो है ना, थोड़ी बहुत टिंकरिंग से बात नहीं बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत समझती है कि वो स्टेबिलिटी उसने ले ली है, लेकिन वो स्टेबिलिटी तो सिर्फ
अपने लिए है, उस हुकूमत के लिए और बैंकों के लिए, बाकी इकोनॉमी के लिए वो स्टेबिलिटी नहीं है, बाकी इकोनॉमी के लिए तो डिजास्टर है। सो आई थिंक इसको चेंज करना अब बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है आपने जो बात की कि ह्यूमन जो एलिमेंट है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ है उसको बहुत प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और बैंक जो हुकूमत बजट के थ्रू करती है वो तो एक किस्म का खुर्द बुर्द करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं, और जो एमएनएस और एमपीएस की कोटास बने हुए हैं और पता नहीं क्या क्या है, तो वो एक निज़ाम ऐसा है जिससे ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने इकोनॉमी में जो डीरेगुलेशन करनी है जिससे एक कंपटीशन बने और पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी compete करें, अब बैरून मुल्क भी compete कर सकें। अब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं कि कम से कम आप रीजनल ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं। सो आई थिंक हम स्टेटस को में फंसे हुए हैं, और स्टेटस को जब तक तोड़ेंगे नहीं हम आगे बढ़ नहीं सकते। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर ज़फ़र प्राचा साहब एंड वेरी रिस्पेक्टेबल डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी गुड फीडबैक, एंड वी विल बी राइट बैक इन नेक्स्ट वीक विद आवर नेक्स्ट एपिसोड। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार ज़रूर रहेगा ऑन आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी विद आमिर अली। थैंक यू।